हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम सीए वीना देसाई और हम लोग पढ़ रहे हैं ACCA F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो है चैप्टर नंबर 4, स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। ये है इसका ओवरव्यू। यहाँ हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल एंड एडवांस्ड कॉस्टिंग मेथड्स। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ABC, देन थ्रूपुट अकाउंटिंग, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड देन एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम ABC कॉस्टिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? सबसे पहले फर्स्ट जो कॉस्टिंग की टेक्निक, न्यू मॉडर्न टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं वो है ABC। ABC यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जो सबसे फर्स्ट टेक्निक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी ABC कॉस्टिंग टेक्निक यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब ये क्या है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्यों इसको पढ़ने जा रहे हैं हम? उसको पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। देखिए ये जो ABC कॉस्टिंग है ना, ये क्या है? मॉडर्न टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। और ये अभी रिसेंटली ही डेवलप हुई है। ओके, तो ये मॉडर्न टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। तो आप ये पूछेंगे कि अगर ये मॉडर्न टेक्निक है तो व्हाट इज द ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। जो ट्रेडिशनल टेक्निक है जो अब तक चलती आई है वो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यस, नाम सुनकर आपको याद आ गया होगा कि क्या होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और कहां हमने पढ़ा था। इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक को हमने पढ़ा था F2 पेपर में। पेपर नंबर F2 आपका जो हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग था उसमें हमने पूरी की पूरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी थी। जरा सा एक ट्रेडिशनल जो टेक्निक है ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। पहले ये क्या टेक्निक है जो आप F2 पढ़कर आए हो, F2 पेपर में आपने पढ़ा है, उसको हम जरा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी टेक्निक आपको रिमाइंड हो जाए। उसके बाद हम ABC कॉस्टिंग को इससे कंपेयर करेंगे और फिर हम ABC कॉस्टिंग पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि क्यों हम इस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के ऊपर हमें एक न्यू मॉडर्न टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग लाने की जरूरत पड़ी। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि क्या थी हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में पढ़ी थी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है? देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते थे? सबसे पहले तो हमने क्या करा, सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट यानी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट और भी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पर लग रहे थे उन सब को हमने क्या करा, उन प्रोडक्ट्स पर डाल दिया। इसके बाद क्या हुआ, ये तो हमें पता था कि प्रोडक्ट पी को बनाने में कितना मटेरियल लग रहा है, कितना लेबर लग रहा है, कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं, ये हमें पता होता था। प्रोडक्ट क्यू को बनाने के लिए हमें कितने खर्चे आ रहे हैं वो हमें जो मालूम थे वो हमने डाल दिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे खर्चे होते थे जो डायरेक्ट नहीं होते थे, जो क्या होते थे, इनडायरेक्ट होते थे। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट ओवरहेड, ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे मिलकर क्या बनते थे, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सारे इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को हम बोलते थे ओवरहेड। ओवरहेड को हम किस तरह से प्रोडक्ट्स पर चार्ज करते थे? तो देखिए उसका क्या तरीका था। जब प्रोडक्ट्स पर आपको ओवरहेड चार्ज करने होते थे तो हम क्या करते थे, पहले हम देखते थे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किस किस तरह के डिपार्टमेंट है। जो डिपार्टमेंट होते थे उनको हम डिवाइड कर देते थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में। और इन ओवरहेड्स को जो जिस डिपार्टमेंट से जितना रिलेटेड होता था उन डिपार्टमेंट्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे और इसको हम बोलते थे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सारे ओवरहेड्स को सबसे पहले हम क्या करते थे, जो हमारे प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट है उस पर या तो हम अलोकेट करते थे या अपोर्शन करते थे। दो वर्ड्स हमने वहां पढ़े थे, पहला था अलोकेशन और दूसरा था अपोर्शनमेंट।
एलोकेशन मतलब जब हमें मालूम होता था कि एग्जैक्टली कौन सा खर्चा किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो हम जाके डायरेक्टली उसको उस डिपार्टमेंट पर चार्ज कर देते थे। और अपॉर्चनमेंट मतलब जब हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम कि कौन सा खर्चा किस डिपार्टमेंट से कितना रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल रेंट का हमें नहीं मालूम कि हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, पूरी फैक्ट्री का ओवरऑल रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन, कौन से डिपार्टमेंट का लिए कितना रेंट है, तो हम क्या करते थे, एक रीजनेबल बेसिस ले लिया। जैसे रीजनेबल बेसिस हुआ रेंट के लिए एरिया, कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना एरिया यूज कर रहा है, और उस एरिया के अकॉर्डिंग हम रेंट का अपॉर्चनमेंट कर देते थे इन वेरियस डिपार्टमेंट पर। ओके, सो इस तरह से जितने भी इनडायरेक्ट ओवरहेड होते थे सबको पहले हम प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। फिर क्या करते थे, इनका जब एग्रीगेट आ जाता था, फिर ये जो सर्विस डिपार्टमेंट होते थे इनके खर्चों को रीअपोर्शन करते थे। किस पर रीअपोर्शन करते थे, इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर रीअपोर्शन करते थे। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते थे, सारे खर्चों को प्रोडक्शन और सर्विस दोनों डिपार्टमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको हम बोलते थे रीअपोर्शनमेंट। और रीअपोर्शनमेंट के अपने मेथड्स भी पढ़े थे। पहला मेथड था डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, देन स्टेप लैडर, एंड देन आपका था रीअपोर्शनमेंट का तीसरा था आपका, जिसमें आपने पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ये कुछ मेथड्स थे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी रीअपोर्शनमेंट की। इस रीअपोर्शनमेंट के बाद क्या होता था, जो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इनके टोटल ओवरहेड्स आ जाते थे। ओके, सो टोटल ओवरहेड्स आ गए। इन टोटल ओवरहेड्स के लिए कोई रीजनेबल बेसिस, जैसे अगर यहाँ पर ये या तो हमारा वो बेसिस होता था यूनिट्स यानी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कि कितनी यूनिट्स बन रही है, उस यूनिट्स से हम डिवाइड करके पर यूनिट रेट निकाल लेते थे, या हम लेते थे जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट P1 क्या है, मशीन इंटेंसिव है, मशीन ओरिएंटेड है। डिपार्टमेंट P2 अगर लेबर ओरिएंटेड है तो हम इसके लिए क्या ले लेते थे, रीजनेबल बेसिस लेबर आर ले लेते थे। ये मशीन ओरिएंटेड है, इसके लिए हमने ले लिया मशीन आर। तो इस तरह से हम कोई भी एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते थे। क्या करते थे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते थे। ये आ जाता था रेट पर मशीन आर, रेट पर लेबर आर, और ये कहलाता था हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो हम कोई भी एक्टिविटी जो हमारा बेसिस होता था वो हम बेसिस लेते थे। तो बेसिस हमारा या तो मशीन आर होता था, या लेबर आर होता था, या यूनिट्स होता था। तो हम कोई भी एक बेसिस लेकर उसके अकॉर्डिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते थे। ओके, और फिर इस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के बाद हम जाते थे प्रोडक्ट्स पर। कहाँ जाते थे, प्रोडक्ट्स पर। और फिर प्रोडक्ट्स पर जब हम ओवरहेड चार्ज करते थे तो हम क्या देखते थे कि सपोज डिपार्टमेंट P1 है, तो P1 के कितने मशीन आर, एक्चुअल मशीन आर कितने हैं, और एक्चुअल मशीन आर को हम किससे करते थे, जो हमारे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आई है उससे मल्टीप्लाई करते थे। P2 का जब हमें चार्ज करना होता था तो हम एक्चुअल कितने इसने लेबर आर यूज किए हैं P ने, इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो इस तरह से हम क्या करते थे, इन जो ओवरहेड्स को थे उनको प्रोडक्ट्स पर चार्ज करते थे। ओके, सो प्रोडक्ट्स पर चार्ज करने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक में क्या यूज होता था, सबसे पहले जो हमारे ओवरहेड्स होते थे उनको हम डिपार्टमेंट्स पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जिसको हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते थे। फिर सर्विस डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर वापस रीअपोर्शनमेंट करके हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एग्रीगेट सारे ओवरहेड्स कैलकुलेट करते थे। फिर एक बेसिस लेते थे, कोई भी एक ब्लैंकेट एक्टिविटी रेट के लिए कोई भी हम बेसिस लेते थे, और उस बेसिस के अकॉर्डिंग हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते थे, और फिर हम प्रोडक्ट पर ओवरहेड्स को चार्ज करते थे। सो दिस इज द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक में क्या होता था, ओवरहेड को सबसे पहले हमने किस पर चार्ज किया, डिपार्टमेंट पर चार्ज किया। किस पर चार्ज किया इसको हमने, डिपार्टमेंट पर चार्ज किया, और डिपार्टमेंट से कोई भी एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करी एक बेसिस लेकर, और उसके बाद हमने इसको प्रोडक्ट पर चार्ज किया। ओके,
दिस वॉज द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक। अब इस टेक्निक की बहुत सारी ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हमें न्यू मॉडर्न टेक्निक यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करने की जरूरत पड़ी। सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक्स थे इसके। देखिए एबीसी यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक में क्या था, आपके जो ओवरहेड्स है उनको हम किस पर डालते थे, डिपार्टमेंट पर डालते थे और डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट पर चार्ज करते थे। लेकिन बहुत सारे, और इसके लिए हम क्या लेते थे, एक सिंगल ब्लैंकेट रेट लेते थे, चाहे वो ब्लैंकेट रेट मशीन आर के बेसिस हो या लेबर आर के बेसिस पर हो या फिर यूनिट्स के बेसिस पर हो। लेकिन बहुत सारे इन ओवरहेड्स में बहुत सारे ओवरहेड्स ऐसे होते थे, जैसे अगर हमने ब्लैंकेट रेट ली मशीन आर, या हमने ली लेबर आर, या हमने ली यूनिट्स, तो ये ओवरहेड्स ना तो मशीन आर से रिलेटेड होते थे, ना लेबर आर से रिलेटेड है, ना यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनका बेसिस ना मशीन आर है, ना लेबर आर है, ना यूनिट्स है। लेकिन हम उनको किसके बेसिस पर चार्ज कर रहे हैं, मशीन आर के बेसिस पर, लेबर आर के बेसिस पर। तो ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड नहीं होता था प्रोडक्ट पर। इसकी वजह से क्या होता था, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आ रही होती थी वो कॉस्ट भी करेक्ट नहीं आती थी। इसकी बजाय हम एबीसी मॉडर्न टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में क्या करते हैं, क्योंकि क्या होता था कि ओवरहेड जो डिपार्टमेंट पर आप चार्ज कर रहे हो और जो बेसिस ले रहे हो आप, जो ये बेसिस ले रहे हो, ये बेसिस करेक्ट नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूं, हम प्रोडक्ट्स के लिए सेटअप कॉस्ट लगा रहे हैं। सेटअप मतलब एक प्रोडक्ट से जब आप दूसरे प्रोडक्ट पर जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ रहा है, उनका सेटअप करना पड़ रहा है। तो मेरी सेटअप कॉस्ट आ रही है यहाँ पर, ओके। या फिर हम प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ओके। अब प्रोडक्ट पी है और प्रोडक्ट क्यू है, दो प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट पी पे 15 इंस्पेक्शन लगे, प्रोडक्ट क्यू पर कोई इंस्पेक्शन लगा ही नहीं। प्रोडक्ट पी पर मेरे 15 सेटअप लगे, प्रोडक्ट क्यू पर मेरे सिर्फ 5 सेटअप लगे। लेकिन प्रोडक्ट पी के मशीन आर सपोज 10,000 है और प्रोडक्ट क्यू के मशीन आर 20,000 है, ओके। अब ये जो कॉस्ट है, सपोज इसकी कॉस्ट है जो भी मेरी $1,00,000 की कॉस्ट है, इंस्पेक्शन की कॉस्ट भी मेरी $1,00,000 है। अब मैंने बेसिस क्या लिया, अपना मशीन आर का बेसिस लिया, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, $2,00,000, ठीक है। अब ये $2,00,000 को मैंने मशीन आर के बेसिस पर यानी 30,000 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा मेरा, इसको हम ऐसा करते हैं 2,00,000 कर देते हैं, तो मेरा आ गया 3,00,000, ठीक है। टोटल 3,00,000, तो मेरा कितना हो गया, $10 पर मशीन आर हो गया, ओके। अब मैंने कितना चार्ज कर दिया पी पर जो मेरे चार्जेस हुए वो कितना हो गया, $10 के हिसाब से 10,000 इंटू 10, ये मेरा हो गया 1,00,000। और क्यू पर हो गया मेरा 2,00,000। ये मैंने कर दिया किसके बेसिस पर, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक के बेसिस पर। वंस अगेन मेरे ओवरहेड्स में $1,00,000 का सेटअप कॉस्ट है, इंस्पेक्शन का कॉस्ट है $2,00,000, ओके। अब मेरे मशीन आ रहे पी के 10,000, क्यू के हैं 20,000, राइट। तो अब हमने क्या किया, $3,00,000 को मशीन आर के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और मेरे पी पर चार्ज किया मैंने 1,00,000 और क्यू पर चार्ज किया 2,00,000। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे क्यू पर मैंने 2,00,000 चार्ज किए टोटल, लेकिन क्यू ने कोई सेटअप कॉस्ट यूज ही नहीं करी है। और इंस्पेक्शन कॉस्ट भी देखो तो 2,00,000 में से उसने सिर्फ 5 इंस्पेक्शन ही यूज करे, आउट ऑफ 20 इंस्पेक्शन में से उसने सिर्फ 5 इंस्पेक्शन ही यूज करे। तो इस पर कितने चार्ज कर दिए आपने, 2,00,000 चार्ज कर दिए, जबकि ना तो उसने कोई सेटअप लगवाया, ना कोई सेटअप कॉस्ट यूज करी उसने, और इंस्पेक्शन भी उसने बहुत ही कम करे और आपने इस पर ज्यादा चार्ज कर दिया। और जबकि पी ने क्या किया, सारी की सारी सेटअप कॉस्ट तो पी की थी, पूरी की पूरी 1,00,000 ये पी पर चार्ज होना चाहिए था। और इसके अलावा इंस्पेक्शन का भी 1,50,000 इस पर चार्ज होना चाहिए था। कितना, 1,00,000 का पूरा खर्चा किसने लिया, सेटअप कॉस्ट का पी ने लिया। और क्यू का या इंस्पेक्शन का भी 1,50,000 इसने ही यूज किया है, अगर हम एक्स की बेसिस पर देखते हैं। और क्यू ने कितना यूज किया, इसने सिर्फ $50,000 का ही यूज किया है इंस्पेक्शन का, सेटअप कॉस्ट का तो कोई यूज किया ही नहीं है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड क्या ले रहा है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड ने क्या किया, जो उसने क्यू ने यूज नहीं किया उसकी कॉस्ट भी उस पर चार्ज कर दी। और पी ने जितना ज्यादा सेटअप और इंस्पेक्शन यूज किए इसके बावजूद भी उस पर कम कॉस्ट चार्ज करी, तो पी की कॉस्ट क्या हो गई, अंडर आ गई, ठीक है। जितनी ज्यादा कॉस्ट होनी चाहिए थी उससे आपने बहुत कम उसकी कॉस्ट कर दी। और क्यू की कॉस्ट क्या करी आपने,
बहुत ज्यादा ओवर कॉस्टिंग कर दी उसकी। पी की अंडर कॉस्टिंग, क्यू की ओवर कॉस्टिंग। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक सिंगल ब्लैंकेट रेट ली मशीन आर, या तो हम मशीन आर यूज कर रहे हैं या लेबर आर यूज कर रहे हैं या यूनिट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मॉडर्न कॉस्टिंग टेक्निक, ये क्या टेक्निक है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये क्या करता है? ओवरहेड्स को फर्दर डिवाइड करता है एक्टिविटीज में और एक्टिविटीज को प्रोडक्ट पर चार्ज करता है। तो इसके बेसिस पर जो हमारी कॉस्ट आती है वो क्या होती है? एक्यूरेट कॉस्ट होती है। देखिए अभी का जो हमारा एनवायरनमेंट है बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। यहाँ अगर आप प्रॉफिट ज्यादा अपना मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि या तो आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दो या फिर अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में करके। तो अगर हम लोग अपनी सेलिंग प्राइस इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? हमारे जो कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाते हैं। वहीं अगर हम अपनी कॉस्ट को एक्यूरेट कर देते हैं, कंट्रोल में करते हैं और एक्यूरेट कॉस्टिंग करते हैं तो हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस केस में क्या हो रहा है? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में पी की क्या हो रही है? अंडर कॉस्टिंग हो रही है। जितनी इसकी कॉस्ट आनी चाहिए थी हमने इसकी गलत कॉस्टिंग करी है, ठीक है। और क्यू की ओवर कॉस्टिंग करी है। इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट किस पर आएगा? प्राइसिंग डिसीजन पर आएगा, क्योंकि हम लोग प्राइस जो भी चार्ज करेंगे वो ये लॉस में जाएगा हमारा। एक्चुअल में इसमें हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि हम इस पर जो भी प्राइस प्रॉफिट ऐड करेंगे वो प्रॉफिट कम होगा, ओके। और इस पर क्या होगा हमारा? ये भी हमारा क्या होगा? क्योंकि इसकी ओवर प्राइसिंग होगी, तो ओवर प्राइसिंग की वजह से हमारे क्लाइंट्स दूसरे कस्टमर्स के पास जा सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं? जो हमारे ओवरहेड्स हैं इनको हम वेरियस एक्टिविटीज में डिवाइड कर देते हैं। जो जैसे ये एक्टिविटी हो गई सेटअप कॉस्ट, दूसरी एक्टिविटी हो गई इंस्पेक्शन, और फिर इन एक्टिविटीज को हम किस पर करते हैं चार्ज? हम प्रोडक्ट पर चार्ज करते हैं। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट में क्या होता है? जो ओवरहेड होते हैं उसको हम डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय हम उसके लिए वेरियस एक्टिविटीज फाइंड आउट करते हैं, और उन एक्टिविटीज के बेसिस पर जो एक्टिविटीज की जो कॉस्ट आई है उस कॉस्ट को हम किस पर चार्ज करते हैं? प्रोडक्ट पर चार्ज करते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं? ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट पर चार्ज करते हैं और डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट पर चार्ज करते हैं, जबकि एबीसी कॉस्टिंग में हम ओवरहेड्स को एक्टिविटीज पर और एक्टिविटीज को प्रोडक्ट पर चार्ज करते हैं। जैसे अभी वाले एग्जांपल में हमने दो एक्टिविटीज ली थी, एक ली थी हमने सेटअप कॉस्ट और दूसरी ली थी हमने इंस्पेक्शन, और फिर हमने देखा कि कौन कौन से प्रोडक्ट कितनी कितनी एक्टिविटीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इनकी कॉस्ट थी, जैसे इसकी कॉस्ट थी $1 लाख और इंस्पेक्शन की कॉस्ट थी $2 लाख, ये कहलाता है एक्टिविटी कॉस्ट, ये कहलाती है एक्टिविटी कॉस्ट, या इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट पूल। क्या कहते हैं इसको हम? कॉस्ट पूल, ठीक है। कॉस्ट पूल कहते हैं। तो उस जो एक्टिविटीज हैं उनकी हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम कॉस्ट पूल कहते हैं। फिर इसके बाद ये जो है ये क्या कहलाते हैं? कॉस्ट ड्राइवर कहलाते हैं। यानी कॉस्ट ड्राइवर क्या हो गए? सेटअप कॉस्ट किससे ड्राइव हो रहा है? इसको मोटिवेट करने वाला, एक्टिवेट करने वाला कौन सा फिगर है? नंबर ऑफ सेटअप। तो हम पता करते हैं कि सेटअप कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ सेटअप कितने हैं। इंस्पेक्शन के लिए क्या है? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। ये हम पता करते हैं कि कितने सेटअप कॉस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ सेटअप्स लगे, इंस्पेक्शन कॉस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ इंस्पेक्शन लगे। इनको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स थे, जैसे इस केस में हमारे 15 और इंस्पेक्शन थे 20। तो हम क्या करेंगे? अब कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालेंगे। सो कॉस्ट ड्राइवर रेट का हमारा फॉर्मूला होता है, ये हम यहां लिखते हैं, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालते हैं। और कॉस्ट ड्राइवर, जैसे हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं, उसी तरह से यहां पर हम बोलते हैं उसको कॉस्ट ड्राइवर रेट, ओके। फॉर्मूला रहता है कॉस्ट पूल, जो हमारा कॉस्ट पूल था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर।
ओके और ये जो कॉस्ट ड्राइवर रेट आएगी जस्ट लाइक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इसको नंबर ऑफ ड्राइवर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे हर एक प्रोडक्ट पर जितने ओवरहेड एक्चुअली में चार्ज होंगे वो हमारे आ जाते हैं। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से जो हमारी कॉस्ट निकल के आती है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ओके सो ये था कुछ ओवरव्यू आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ आया होगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट पर चार्ज करते हैं और डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट पर चार्ज करते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हुए। लेकिन मॉडर्न टेक्निक में हम ओवरहेड्स को एक्टिविटीज पे चार्ज करते हैं और एक्टिविटीज से प्रोडक्ट पर चार्ज करते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट के बेसिस पर। ओके चलिए थोड़ा सा हमने एबीसी कॉस्टिंग होती क्या है जरा सा हमने ओवरव्यू लिया। अभी इसको हम पूरा प्रॉपरली विथ एग्जांपल्स विथ क्वेश्चंस पूरा समझने वाले हैं। अब क्यों जरूरत पड़ी कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से मॉडर्न टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग पे जाने की। तो देखिए पहले जब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जब हमारी इंट्रोड्यूस हुई, जब हमने यूज करना शुरू किया, तब क्या था, जब इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन हुआ तब क्या था, हमारे बहुत स्मॉल लेवल पर ही प्रोडक्ट बनते थे या फिर एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में छोटे छोटे एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है या कुछ ही प्रोडक्ट्स बन रहे होते थे। तो जो कॉस्ट होती थी, जो हमारे ओवरहेड्स होते थे, या तो वो सिंगल प्रोडक्ट के लिए होते थे या वो जो एक या दो वेरिएंट्स होते थे उन्हीं के लिए होता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, हमारी जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो गया है। अभी क्या है, हमको एक सिंगल प्रोडक्ट या एक दो तीन प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाते, बल्कि हमारे प्रोडक्ट्स में बहुत सारा वेरिएंट्स आ गया है। एक नहीं कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक एक कंपनी तो कई बार हजार दो हजार प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, अब देखिए अगर आप एक प्रोडक्ट ही बना रहे हो और एक प्रोडक्ट का सपोज एक साथ बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहे हो, ओके फॉर एग्जाम्पल दो कंपनी है, इसको हम इस तरह से लेते हैं, यहां पर एग्जाम्पल देते हैं। ओके दो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। दोनों जो यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना, वो कितनी है, 1 लाख यूनिट्स है। दोनों में यूनिट्स 1 लाख है। लेकिन ये एक कंपनी एक ही यूनिट, एक ही प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, एक ही ओनली 1 प्रोडक्ट बना रही है। लेकिन जो कंपनी बी है ये बना रही है 1000 प्रोडक्ट। ये एक ही प्रोडक्ट बना रही है और एक प्रोडक्ट की 1 लाख यूनिट्स का मैन्युफैक्चर कर रही है। ये 1000 प्रोडक्ट बना रही है। किसी प्रोडक्ट का तो वो, जैसे एक प्रोडक्ट का तो वो कर रही है 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन, किसी प्रोडक्ट का कर रही है 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन, किसी का कर रही है 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन। इस तरह से करके अलग अलग का करके टोटल 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है और जो प्रोडक्ट्स है वो टोटल 1000 हो रहे हैं। ओके तो इस तरह से यहां पर है। अब देखिए जब अलग अलग आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उनके लिए क्या होगा, अलग अलग सेटअप लगाने पड़ेंगे, अलग अलग आपकी इंस्पेक्शन लगाने पड़ेंगे, अलग अलग लेबर्स लगाने पड़ेंगे, इनडायरेक्ट लेबर्स, उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। ओके तो इस तरह से यहाँ पर इनडायरेक्ट खर्चे बहुत ज्यादा एक्सेस में बढ़ेंगे। देखिए यूनिट्स तो दोनों में 1 लाख है। अब अगर मैं सारे ओवरहेड्स को सिर्फ एक ही यूनिट्स के बेसिस पर अगर चार्ज करूंगी तो यहां तो करेक्ट आएगा, बट यहां पर क्या होगा, मेरा यूनिट्स के बेसिस पर करने पर क्या होगा, जैसे अगर मेरी 10 यूनिट्स बन रही है, इस 10 यूनिट्स के लिए मुझे हो सकता है लेबर ज्यादा लगानी पड़ रही हो। इसके लिए वॉल्यूम तो कम है लेकिन सेटअप के लिए, इन सब के लिए मेरे को अलग से खर्चा करना पड़ रहा है। ओके तो मेरे ओवरहेड्स इसकी वजह से इंक्रीज ज्यादा होंगे। लेकिन यूनिट्स कम होने की वजह से अगर हम यूनिट्स के बेसिस पर चार्ज करेंगे तो इस पर ओवरहेड्स तो कम चार्ज होंगे, लेकिन जिस बिल्कुल कम यूनिट्स बनाने की वजह से मेरा इसका खर्चा एक्स्ट्रा लग रहा है, सेटअप कॉस्ट लग रही है, आपको अलग से लेबर लगाने पड़ रहे हैं इनका इंस्पेक्शन करने के लिए, अलग से एक पूरा कमिटी बनानी पड़ रही है इनकी इंस्पेक्शन करने के लिए। तो इन सब की वजह से इनडायरेक्ट कॉस्ट इसकी वजह से इंक्रीज काफी ज्यादा हो रही है। बट अगर आप प्रोडक्ट के बेसिस पर चार्ज करते हैं, यूनिट्स के बेसिस पर, तो ओवरहेड्स बहुत कम जाएंगे। तो अभी क्या हो गया, मॉडर्न टेक्निक पर हमारे वेरिएंट्स बढ़ गए हैं जिसकी वजह से इनडायरेक्ट खर्चे ज्यादा बढ़ गए हैं, जो नॉन वॉल्यूम बेसिस पर है, मतलब यूनिट्स के बेसिस पर जो चार्ज नहीं होते हैं वो वाले खर्चे हमारे एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। तो इसकी वजह से भी हमें क्या करना पड़ा है, न्यू मॉडर्न ऑफ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग की तरफ रुख करना पड़ा है।
ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम यहां पर पढ़ते हैं। रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एबीसी, क्यों हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डेवलप करनी पड़ी है, उसका रीजन देख रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर ड्रिवन बाय द, this is because the activity level in the OAR calculation can be units, labor hours or machine hours. These all increase as the level of production increases. Okay, so absorption costing इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड था कि हमें एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए जो हम बेसिस लेते हैं वो कौन सा होता है, एक्टिविटी लेवल कौन सा होता है, यूनिट्स, लेबर आवर और मशीन आवर. These all increase as the level of production increases. This was true in the past because businesses only produced one single product or a few simple and similar products. So past में क्या था, बिल्कुल सही था, past में ये बिल्कुल सही था क्योंकि बिजनेस एक सिंगल प्रोडक्ट या कुछ सिंपल या सिमिलर प्रोडक्ट्स ही मैन्युफैक्चर करते थे. बट अभी चेंज हो गया है. सो उस वक्त क्या था, जब हमारा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड में ओवरहेड्स यूज्ड टू बी स्मॉल इन रिलेशन टू अदर कॉस्ट इन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग. तो जब हम एक सिंगल प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इस वक्त क्या होता था कि जो हमारे ओवरहेड्स होते थे दूसरे कॉस्ट के कंपैरिजन में बहुत ही कम होते थे. इन एडिशन, production overheads such as machine depreciation will have been a small proportion of overall cost. This is because production was more labor intensive, and as a result direct cost would have been much higher than indirect cost. A rough estimate of the production overhead per unit was therefore fine. ओके, सो उस वक्त ये करेक्ट था कि ठीक है, इतने छोटे से हमारे बहुत ही कम इनडायरेक्ट खर्चे होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे हमारे डायरेक्ट होते थे. और इसकी उस वक्त क्या रहता था, अधिकतर मशीन ओरिएंटेड रहते थे या लेबर ओरिएंटेड रहते थे, तो हम उनकी बेसिस पर ओवरहेड्स को चार्ज कर देते थे. तो वहाँ तक ठीक था. बट अभी क्या हुआ है, मॉडर्न एनवायरमेंट में ओवरहेड्स आर नाउ अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग. अब ओवरहेड्स का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. Manufacturing has become more machine intensive, and as a result the proportion of production overheads compared to direct cost has increased. Therefore it is important that an accurate estimate is made of the production overheads per unit. इसलिए अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि accurate estimate किया जाए production overhead per unit का. ठीक है, the nature of manufacturing has changed. Many companies must now operate in a highly competitive environment, and as a result, diversity and complexity of products has increased. और जैसे जैसे diversity, complexity of products की increase हुई है, indirect खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं. चलिए अब हम comparison देख रहे हैं ABC with traditional method. So traditional systems measure accurately volume related resources that are consumed in proportion to the number of units produced of the individual products. तो ट्रेडिशनल सिस्टम में हम क्या करते थे, अधिकतर हम जो अपने ओवरहेड्स होते थे उनको यूनिट्स के वो वॉल्यूम रिलेटेड रिसोर्सेज मानते थे, और क्या करते थे, उनको नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पर प्रोडक्ट्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. सच रिसोर्सेज इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एनर्जी, मशीन रिलेटेड कॉस्ट. ओके, तो या तो हम यूनिट्स के बेसिस पर ले लेते थे या मशीन आर, लेबर आर के बेसिस पर ले लिया. However, many organization resources exist for activities that are unrelated to physical volume. लेकिन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज में बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो कि फिजिकल वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं होते, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल रेंट लग रहा है, अब वो नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होता है. सो नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ सपोर्ट एक्टिविटीज such as materials handling, material procurement, setups, production scheduling and first item inspection activities. तो ये सारे खर्चे नॉन वॉल्यूम रिलेटेड है. आप कितनी भी यूनिट्स का खर्चा करें, मटेरियल हैंडलिंग का आपका खर्चा आएगा ही आएगा, आप चाहे कम यूनिट्स बनाएं चाहे ज़्यादा यूनिट्स बनाएं. मटेरियल प्रोक्योरमेंट, सेटअप्स, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, फर्स्ट आइटम इंस्पेक्शन, ये सारी नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जो यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, जिनका खर्चा यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपका नहीं लगता है, तो ये नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज कहलाती है. ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कॉस्ट सिस्टम विच एज्यूम दैट
consume all activities in proportion to their production volumes, thus report distorted product cost. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है वो सारी एक्टिविटीज को उनके प्रोडक्शन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लेता है और इस वजह से जो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट आती है वो भी इनएक्यूरेट आती है. सो ऑल्दो बोथ ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग and activity based costing system adopted two stage allocation process, the difference can be listed as follows. दोनों देखिए टू स्टेज ही यूज करते हैं. देखिए दोनों में इधर टू स्टेज कैसे, यहां पर भी क्या होता है, ओवरहेड को पहले डिपार्टमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट पर. यहां पर भी टू स्टेज है, ओवरहेड को पहले एक्टिविटीज में, फिर एक्टिविटीज से प्रोडक्ट पर. तो यहां दोनों जगह टू स्टेज पे ही हम प्रोडक्ट्स को ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स पर चार्ज करते हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है फॉर ओवरहेड एलोकेशन एबीसी एस्टेब्लिशेस सेपरेट कॉस्ट पूल फॉर सपोर्ट एक्टिविटीज सच एज मटीरियल हैंडलिंग एज द कॉस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज आर असाइंड डायरेक्टली टू प्रोडक्ट्स थ्रू कॉस्ट ड्राइवर रेट्स. रीअपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट इज अवॉइडेड. आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा जो अभी हमने अपने एग्जाम्पल में किया. क्या करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, जो हमारे कॉस्ट पूल होते हैं उनको हम सपोर्ट एक्टिविटीज के लिए जो कॉस्ट पूल होते हैं हम क्या करते हैं एबीसी कॉस्टिंग में जो कॉस्ट होती है ओवरहेड होते हैं उनको हम एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं. ये कहलाती है सपोर्ट एक्टिविटीज. इनका जो टोटल कॉस्ट होती है उसको कॉस्ट पूल कहते हैं. जैसे कि मटीरियल हैंडलिंग हो गया, हमारा सेटअप कॉस्ट हो गया, इंस्पेक्शन कॉस्ट हो गया, मटेरियल प्रोक्योरमेंट हो गया. तो ये अलग अलग एक्टिविटीज हो जाती हैं. उन एक्टिविटीज के बेसिस पर हम कॉस्ट पूल फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट ड्राइवर रेट से निकालकर फिर इनको हम किस पर चार्ज करते हैं, प्रोडक्ट पर चार्ज करते हैं. और हम अवॉइड कर देते हैं, किसके बेसिस पर अवॉइड करते हैं, रीअपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, उसको हम अवॉइड कर देते हैं. ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम क्या करते थे, इसको डिपार्टमेंट पर चार्ज करते थे और फिर डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट पर ले जाते थे. ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग था. एबीसी में हम इसको अवॉइड करते हैं. तो एबीसी में हम ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट पर डालने की बजाय ओवरहेड्स को हम एक्टिविटीज पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर हम कहां ले जाते हैं, उसको प्रोडक्ट्स पर चार्ज करते हैं. सो ये रहा डायग्राम से समझिए. ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को, देखिए पहले तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में सारे खर्चों को प्रोडक्शन और सर्विस दोनों डिपार्टमेंट पर डाल देते हैं. फिर सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को हम किस पर डालते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर चार्ज किया. ये रीअपॉर्शनमेंट कहलाता है. ओके, असाइनिंग कॉस्ट यूजिंग मेजर ऑफ सर्विस यूसेज, कौन कौन से डिपार्टमेंट कितनी कितनी सर्विस डिपार्टमेंट की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर चार्ज किया. और फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स पर चार्ज किया. ठीक है, एब्सॉर्बिंग कॉस्ट यूजिंग मेजर ऑफ वॉल्यूम, यूनिट्स के बेसिस पर कौन कितना वॉल्यूम यूज कर रहा है या फिर मशीन आर, लेबर आर के बेसिस पर हमने क्या किया, उनको प्रोडक्ट्स पर चार्ज किया. सो ये क्या था हमारा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक. और एबीसी कॉस्टिंग टेक्निक में क्या होता है, एक्टिविटी में जो सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री सभी के ओवरहेड, या हम कुछ नहीं अलग अलग करते कि पहले फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्शन पे डाला, सर्विस पे डाला, फिर सर्विस के प्रोडक्शन पे डाले, ऐसा नहीं करते. सारे ओवरहेड्स लेते हैं, इन ओवरहेड्स को हम डिवाइड कर देते हैं वेरियस एक्टिविटीज पर. हमारे कैसे करते हैं, हमारे कुछ एक्सपर्ट्स आते हैं और एक्सपर्ट्स देखते हैं कि जो ओवरहेड्स हुए हैं ये कितनी एक्टिविटीज में डिवाइड हो सकते हैं. तो इन सब को हम असाइन कर देते हैं इंडिविजुअल एक्टिविटीज पर. ठीक है, तो सारे ओवरहेड्स को पहले हम एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं और फिर एक्टिविटीज से हम उनको क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स पर चार्ज कर देते हैं यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर. ओके, सो दिस इज द टेक्निक ऑफ एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ओके, नाउ overhead absorptions into products is where the main difference lie between ABC and traditional costing. तो बेसिकली इन दोनों कॉस्टिंग टेक्निक में जो मेन डिफरेंस है, वो मेन डिफरेंस क्या है, ओवरहेड को चार्ज करना. यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग दोनों में दोनों ही स्टेजेस में सबसे फर्स्ट हम डायरेक्ट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं.
ये दोनों में बिल्कुल सेम होता है। ओके, ये दोनों में एग्जैक्टली सेम होता है। डायरेक्ट कॉस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों में सेम होती है। जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस किस में आता है? ओवरहेड में डिफरेंस आता है। यहां पर भी हमें प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी होती है, दोनों में ही। लेकिन डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस किसकी वजह से आता है? ओवरहेड्स की वजह से आता है, क्योंकि यहां पर हम ओवरहेड्स को पहले डिपार्टमेंट पर चार्ज करते हैं, फिर ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट निकालकर हम प्रोडक्ट पर चार्ज करते हैं। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं? ओवरहेड्स को हम पहले एक्टिविटीज पर निकालते हैं और एक्टिविटीज में हम कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालकर प्रोडक्ट पर चार्ज करते हैं। इसकी वजह से जो ओवरहेड्स आते हैं, ये ओवरहेड्स दोनों में डिफरेंट आते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में भी डिफरेंट आते हैं और एबीसी कॉस्टिंग में भी ओवरहेड डिफरेंट आते हैं। इसकी वजह से प्रोडक्ट कॉस्ट डिफरेंट आती है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में और एबीसी कॉस्टिंग में। एबीसी कॉस्टिंग में ये ज़्यादा एक्यूरेट आती है, क्योंकि हम यहाँ क्या करते हैं? बहुत ही साइंटिफिकली एक्टिविटीज चूज करते हैं और उन एक्टिविटीज के बेसिस पर हम प्रोडक्ट पर ओवरहेड्स चार्ज कर रहे हैं। यहाँ हम सारे प्रोडक्ट्स के लिए एक सिंगल ब्लैंकेट रेट लेते हैं, चाहे वो सिंगल ब्लैंकेट रेट मशीन आर हो, लेबर आर हो, यूनिट्स हो, कोई भी हो, उनके बेसिस पर हम रेट लेते हैं और रेट के बेसिस पर हम यहाँ पर चार्ज कर देते हैं। तो जो प्रोडक्ट कॉस्ट आती है वो ज़्यादा एक्यूरेट कहाँ आती है? एबीसी कॉस्टिंग टेक्निक में। So overhead absorption into products is where the main difference lies between ABC and traditional costing. Traditional absorption costing uses two absorption bases, labor hours or machine hours, to charge overhead to products, whereas ABC uses many cost drivers as absorption bases, for example, number of orders or the number of dispatches. So ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं? हम टू एब्जॉर्प्शन बेसिस लेते हैं। मेनली जो होते हैं वो मेनली दो बेसिस लेते हैं, या तो लेबर आर या फिर मशीन आर या फिर यूनिट्स। ठीक है, टू चार्ज ओवरहेड टू प्रोडक्ट्स, whereas ABC costing uses many cost driver, बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर लिए जाते हैं वहां पर, जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ डिस्पैचेस, नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, नंबर ऑफ केसेस। सो बहुत सारे वहाँ पर हम क्या करते हैं? कॉस्ट ड्राइवर्स लेते हैं, उनके बेसिस पर हम जो ओवरहेड्स होते हैं उनको वेरियस एक्टिविटी में डिवाइड कर कर प्रोडक्ट्स पर चार्ज करते हैं। तो ज़्यादा साइंटिफिकली किसमें होता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है, और इसकी वजह से जो प्रोडक्ट कॉस्ट आती है वो भी एक्यूरेट आती है। थर्ड पॉइंट देखिए, यूज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स इज द मेन आइडिया बिहाइंड एबीसी एज दे हाईलाइट व्हाट कॉजेज कॉस्ट टू इंक्रीज। देखिए क्या होता है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? लेबर आर ले लिया या मशीन आर ले लिया। अब जैसे मशीन सेटअप है, अब सेटअप ना तो मशीन आर से रिलेटेड है ना लेबर आर से रिलेटेड है, ओके, या फिर इंस्पेक्शन कॉस्ट है या नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। ये एक्टिविटी बेस पे हम ये वाली कॉस्ट ड्राइवर रेट लेते हैं। तो यहाँ हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन कौन से खर्चे के रीजन क्या क्या हैं। तो यहाँ हम कॉस्ट को ज़्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता चल गया कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेटअप बढ़ रहे हैं उतनी ही सेटअप कॉस्ट बढ़ रही है, तो अब कोशिश करके इस नंबर ऑफ सेटअप्स हम कम करें जिससे हमारी सेटअप कॉस्ट कम आए, या नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हम कम करें ताकि हमारे इंस्पेक्शन कॉस्ट कम आए। तो इस तरह से हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट यूज करने के पीछे का मेन आइडिया क्या है? ये बता देता है कि किसकी वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। For example, number of orders to suppliers each product incurs. Overheads that do not vary with volume output but with some other activity should be traced to products using ABC cost driver. Traditional absorption costing on the other hand allow overhead to be related to product in more arbitrary way, therefore producing less accurate product cost. So ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में हमारी जो प्रोडक्ट कॉस्ट आती है वो लेस एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू मॉडर्न कॉस्टिंग टेक्निक। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कंसिडर टू हाइपोथेटिकल प्लांट्स। अब ये देखिए हाइपोथेटिकल प्लान है, इनको दोनों को अब जरा सा कंसिडर करके चलिए। टर्निंग आउट ए सिंपल प्रोडक्ट बॉल पॉइंट पेन्स। दोनों बॉल पॉइंट पेन बनाते हैं, दोनों फैक्ट्री सेम साइज की है,
सेम कैपिटल इक्विपमेंट दोनों ने यूज कर रखे। एवरी ईयर प्लांट 1 मेक्स 1 मिलियन यूनिट्स ऑफ ओनली वन प्रोडक्ट, ब्लू पेन। देखिए अभी हमने कुछ एक एग्जाम्पल लिया था, ये बिल्कुल उसी तरह का ही है, याद होगा आपको, ये वाला कि दो कंपनी है ए और बी, दोनों 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही है, पर एक कंपनी एक ही यूनिट्स बना, एक ही प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, दूसरी कंपनी 1000 यूनिट्स का, 1000 प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ओके, सो सेम एग्जाम्पल है ये। एवरी ईयर प्लांट 1 मेक्स 1 मिलियन यूनिट्स ऑफ ओनली वन प्रोडक्ट, ये 1 मिलियन यूनिट्स बना रहा है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का, ब्लू पेन। जबकि ये प्लांट 2 full line producer also produces blue pens but only 1 lakh a year। प्लांट 2 क्या कर रहा है, दोनों की सेम साइज है, प्लांट 1 की प्लांट 2 की, सेम कैपिटल इक्विपमेंट है, दोनों में सब कुछ सेम है, ये दोनों 1 मिलियन यूनिट्स बना रहे हैं। प्लांट 1 मिलियन यूनिट्स बना रहा है सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन की, एक ही प्रोडक्ट बनाता है। प्लांट 2 क्या कर रहा है, ब्लू पेन बनाता तो है पर 1 लाख ही बनाता है। बाकी के जो 9 लाख यूनिट्स हैं उसके लिए वो क्या करता है, आल्सो प्रोड्यूसेस अ वेराइटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स। 80,000 ब्लैक पेन बनाता है, 30,000 रेड पेन बनाता है, 5,000 ग्रीन पेन, 500 लेवेंडर पेन एंड सो ऑन। इन अ टिपिकल ईयर प्लांट 2 प्रोड्यूसेस अप टू 1000 प्रोडक्ट वेरिएशंस। एक साल में वो 1000 डिफरेंट प्रोडक्ट बना लेता है। प्लांट 1 दोनों का सेम साइज, सेम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्लांट 1 सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाता है, ब्लू पेन। ये ब्लू, रेड, ग्रीन, लेवेंडर कई तरह के पेन बना लेता है। ओके, मतलब अराउंड 1000 प्रोडक्ट्स बनाता है। विद वॉल्यूम रेंजिंग 100 and 1 lakh यूनिट्स, इट्स एग्रीगेट एनुअल आउटपुट इक्वल टू 1 मिलियन पेन ऑफ प्लांट 1। दोनों का एग्रीगेट जो टोटल आउटपुट है वो 1 मिलियन पेन ही है। ओके, नाउ द फर्स्ट प्लांट हैज अ सिंपल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, रिक्वायर्ड लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट एट फैसिलिटीज, क्योंकि एक ही पेन बन रहा है, एक ही तरह का सेटअप कर दिया, बस पेन की मैन्युफैक्चरिंग हुए जा रही, तो प्लांट 1 में कुछ नहीं है। लेकिन प्लांट 2 में क्या होगा, डिफरेंट आपके पेन बन रहे हैं, ब्लू भी बन रहा है, रेड भी बन रहा है, लेवेंडर, ग्रीन, सभी तरह के कलर्स के पेन बन रहे हैं, अलग अलग क्वालिटी के पेन बन रहे हैं। तो उनको क्या करना होगा, बार बार उसका सेटअप चेंज करना होगा, स्टाफ ज्यादा एम्प्लॉय करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वहां पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखिए वहां एक ही सेटअप में एक ही तरह के पेन चले आ रहे हैं तो कम लेबर में भी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर बार बार उनको सेटअप चेंज करना पड़ेगा। अभी रेड का लगाया, फिर उनको ब्लू का लगाना पड़ेगा, फिर ग्रीन का लगाना है। कम क्वांटिटी में पेन बन रहे हैं तो उनका इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा, उनकी चेकिंग भी करनी पड़ेगी, क्वालिटी भी चेक करनी पड़ेगी। यहाँ आपका एक जैसा बन रहा है, एक दो की या कुछ सैंपल की क्वालिटी चेक करी, हो गया। या 1000 है, 1000 के आपको अलग अलग सैंपल लेके अलग अलग क्वालिटी चेक करना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहां पर इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। विद इट्स हायर डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस, सेकंड प्लांट रिक्वायर much larger support structure. For example, 1000 different products must be scheduled through the plant. This requires more people for scheduling the machines, performing the setups, inspecting items, purchasing, receiving and handling materials, handling a large number of individual requests, etc. Expenditure on support overheads will therefore be much higher in the second plant. Even though the number of units produced and sold by both plant is identical, इसके बावजूद जो support overheads होंगी plant 2 में ज्यादा लगेंगे। Furthermore, since the number of units produced is identical, both plants will have approximately the same number of direct labor hours, machine hours, material purchases. Much higher expenditure on support overheads in the second plant cannot therefore be explained in terms of direct labor, machine hour operated or amount of material purchased. So, traditional costing system, however, use volume basis to allocate support overheads to products. लेकिन अगर हम वही प्लांट 2 में अप्लाई करें तो हमारी जो प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी वो एक्यूरेट नहीं होगी। प्लांट 1 में अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पर चार्ज करेंगे, जितने भी ओवरहेड्स आ रहे हैं डिवाइड बाय आपने 1 मिलियन आपने कर दिया, क्योंकि एक ही तरह के पेन बन रहे हैं तो सब पर सेम ओवरहेड चार्ज होगा, वो करेक्ट है। लेकिन प्लांट 2 में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी वो क्या होगी, इनएक्यूरेट होगी, क्योंकि जिस पर कम यूनिट्स बन रही है वहां पर हमारा ओवरहेड का ज्यादा खर्चा हो रहा है, क्योंकि उतने से के सेटअप के लिए वहां 10 यूनिट्स के सेटअप 10 यूनिट्स आप बना रही है, 100 यूनिट्स बना रहे हैं, 100 यूनिट्स के लिए आपको इतनी सेटअप कॉस्ट करनी पड़ रही है।
और वहां पर आपके एक ही सेटअप में आपका सारा बन रहा है, तो वो डिफरेंस आएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट वहां पर इंक्रीज होनी चाहिए। ओके, तो हम दोनों जगह सेम क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करनी पड़ी है। ओके, ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का थोड़ा सा स्टार्टिंग का ओवरव्यू। क्या होती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्यों ट्रेडिशनल अप्रोच कॉस्टिंग की बजाय हमें मॉडर्न टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग यूज करनी पड़ रही है इस मॉडर्न एनवायरनमेंट में, हमने उसके रीजन देखे। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।